हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय गौतम। आई एम यूपीएससी कोच। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि 2025 की जो प्रिपरेशन है वो मैं उसकी जो क्लासेस हैं वो मैं फ्री में यूट्यूब पे दूंगा। तो उसके रिगार्डिंग जो प्लान है, किस तरीके से हमारा प्लान चलेगा और किस तरीके से आप लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए, वो आप इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी इस तरीके से करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है बुक लिस्ट। ठीक है। दूसरी जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के अलावा वो है हाउ टू डू करंट अफेयर्स। बुक लिस्ट में हम सब्जेक्ट्स भी जानेंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है। तीसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के अलावा कि हाउ टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा यूपीएससी में, पढ़ने से नहीं होता यूपीएससी। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर फोर्थ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पूरे साल को हम डिवाइड करेंगे बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो टाइम टेबल हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि किस टाइम तक हमारा कौन सी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए या कितनी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। और दूसरा ये अंदाजा लगना चाहिए कि कितना टाइम एक सब्जेक्ट में लगता है बेसिकली। ठीक है। फिर फिफ्थ है, हम नोट मेकिंग पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं नोट मेकिंग पे। नोट बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, सब्जेक्ट के बनाने चाहिए, किस चीज़ के नोट्स बनाने चाहिए। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक लास्ट चीज़ है कि हु शुड डू प्रेपरेशन, हु आर एलिजिबल टू डू प्रेपरेशन। ठीक है। ठीक है। हर आदमी को नहीं करनी चाहिए यूपीएससी की प्रेपरेशन। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ तरीके के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ही करनी चाहिए। बाकी के स्टूडेंट्स को जो है अपने कुछ और जो एवेन्यूज हैं वो तलाशने चाहिए जॉब्स के। तो इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है। सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसको देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो, कहाँ पे आपको ये लगता है कि आप एलिजिबल हैं इस प्रिपरेशन के तरीके। देखो, एलिजिबल हर आदमी है, लेकिन आप कुछ देखें कि अपना जीवन खराब ना करें इस प्रिपरेशन में। ठीक है। तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। जो लोग कंटेस्ट कर चुके हैं उनके लिए सबसे पहला है सिलेबस जानना। सिलेबस क्या कहता है यूपीएससी का। देखो, प्रीलिम्स के सिलेबस में तो बस ये दे रखा है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं कि इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया के सोशल सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब मोर और लेस दे रखा है। फिर हमारा आ जाता है सी सेट। ठीक है। सी सेट में अपना तीन सब्जेक्ट्स होती हैं, क्वांट, रीजनिंग, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन। ये तीन सब्जेक्ट्स हमारी सी सेट में दे रखी हैं। लॉजिकल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो ये सब सी सेट में आता है। तो वो मोर और लेस ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन एवरी थिंग अंडर द सन लोग कहते हैं कि प्रिपेयर करना चाहिए फिल्म्स के लिए। मेंस के लिए सिलेबस प्रॉपर्ली डिफाइंड है। तो जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी हमें मेंस में चलना है। ठीक है। तो मेंस में भी हमारे जो है कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। कि GS1, GS2, GS3, GS4। तो जो सब्जेक्ट हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं बेसिकली उन्हीं में जो है मेंस में भी आता है। लेकिन कुछ चीज़ मेंस में डिफरेंट रहती है। कि GS1 में हमारी कौन कौन सी तीन सब्जेक्ट्स आती है ये आपको पता होना चाहिए। तीन से चार सब्जेक्ट आती हैं कि हिस्ट्री आती है, फिर वो आती है, सोसाइटी आती है। ठीक है। फिर जियोग्राफी भी इसमें आती है। आर्ट एंड कल्चर आता है। हिस्ट्री का ही पार्ट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर GS1 में। GS2 में हमारी पॉलिटी आती है, गवर्नेंस आती है, IR आती है। ठीक है। फिर GS3 में हमारी इकोनॉमी आती है, एग्रीकल्चर आता है। ठीक है। साइंस एंड टेक आता है। फिर इसमें इंटरनल सिक्योरिटी आती है। ठीक है। और एनवायरनमेंट भी आता है। GS4 में हमारी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑप्शनल भी होते हैं। आप कोई सा भी ऑप्शनल चूज करते हैं उसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है। ऑप्शनल किस तरीके से प्रिपेयर करना है मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके नीचे देखोगे तो वीडियो मिल जाएगी आपको कि हाउ टू कवर ऑप्शनल इन 3 वीक्स। तो 3 वीक्स नहीं लगता है बेसिकली, अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हो तो 3 वीक्स आपको कंसोलिडेट करने के लिए चाहिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 2 महीने लगा के चलो। अगर आप स्पेसिफिकली 2 महीने ऑप्शनल में देते हो तो आपको 2 महीने लगते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक साथ ऑप्शनल में पूरे 2 महीने ना दे, GS के साथ उसको चलाएं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मोर और लेस हम अब आगे आते हैं बुक लिस्ट पे कि बुक लिस्ट हमारी क्या होनी चाहिए।
सब्जेक्ट वाइज चलेंगे हम। पहली आती है हमारी पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में हमें क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है सबसे पहले तो। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी उन लोगों को नहीं करनी जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं पॉलिटी में, है ना, मतलब जिन्होंने बीए कर रखी है पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स इन सब से। लेकिन जिसको कोई आइडिया नहीं है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया है या साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसको एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 से 12 सारी पढ़नी है, ठीक है। कोई कहता है कम पढ़ो, कोई कहता है ज्यादा पढ़ो, लेकिन एक बार रीडिंग तो एनसीईआरटी की चाहिए। उसके अलावा लक्ष्मीकांत, दैट इज इट। इसके अलावा आपको कोई कहता है कि ये तीसरी किताब पढ़नी है, चौथी किताब पढ़नी है, नहीं पढ़नी। सिर्फ ये 2 किताब पढ़ने से हमारी मोर और लेस प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाती है, सिर्फ बुक्स की। इससे अलावा बुक्स नहीं पढ़नी। उसके अलावा भी कुछ गैप्स रह जाते हैं, वो गैप्स कैसे भरने हैं वो मैं प्रैक्टिस में बताऊंगा, ठीक है। बुक लिस्ट के लिए बस इतना ही है। दूसरी हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या करना है, इकोनॉमी में भी एनसीईआरटी है सबसे पहला। एनसीईआरटी कौन सी है इसमें, 9 to 12 सारी एनसीईआरटी एक बार पढ़नी है। देखो एनसीईआरटी का ये नहीं है आपको रट्टाफिकेशन लगाना है। एनसीईआरटी बस आपका एक थीम बनाती है, बेसिक पिक्चर बनाती है माइंड में कि हाँ ये चीजें हैं। और एनसीईआरटी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, दैट इज वाई वी नीड स्टैंडर्ड बुक्स। अगर एनसीईआरटी स्ट्रक्चर्ड होती तो हमें स्टैंडर्ड बुक की जरूरत ही नहीं थी। और एनसीईआरटी शैलो भी होती है, डेप्थ में नहीं जाती। तो ओवरऑल पिक्चर व्यू बनाने के लिए एनसीईआरटी होती है, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। इसके अलावा इकोनॉमी में कई तरह की बुक्स आती हैं, नोट्स आते हैं। तो 3 है बेसिकली। एक तो संजीव वर्मा है, आप इसको पढ़ें, या फिर श्री राम आईएएस की किताब पढ़ें, या फिर मुरनाल सर के नोट्स पढ़ें। मुरनाल सर के नोट्स काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। और वो जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है उसको इजीली समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्ट मुरनाल सर के नोट्स पे जाओगे तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर वेरी कोडिफाइड और थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। तो आप पहले एनसीईआरटी करें, फिर ये सब चीज़ें पढ़ें, ठीक है। नहीं तो ये समझ नहीं आएगी। और एनसीईआरटी में भी आप मैक्रो पे फोकस करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करें, ठीक है। 9th 10th 11th की तो आप पूरी पढ़ें, ठीक है। 12th की आप मैक्रो पे फोकस करें। माइक्रो में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है, जब मैं क्लासेस लूंगा तो माइक्रो के लिए बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप एक किताब पढ़ रहे हो, जैसे संजीव वर्मा पढ़ रहे हो, तो सिर्फ संजीव वर्मा पढ़ना है, फिर और कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर का मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बुक लिस्ट पहले डिस्कस कर लें उसके बाद। तो कोई भी एक सोर्स लो और उसी पे स्टिक रहो लास्ट तक, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तीनों सोर्स अच्छे हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो। तीसरा है जियोग्राफी। ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी है, 6 to 12 सारी एनसीईआरटी करनी है इसमें भी। प्लस ज्योग्राफी में काफी ज्यादा स्टैगर्ड रहता है। अगर एनसीईआरटी कर ली है तो इनमें से 3 में से कोई भी एक सोर्स उठा लो, आप उसको कर लो। या तो जीसी लियोंग कर लो, ठीक है, पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स है ज्योग्राफी का कि महेश बर्नवाल सर की किताब आती है, उसको कर लो, ठीक है। तीसरा लोग सविंदर सिंह बोलते हैं, सविंदर सिंह भी कर सकते हो, वो भी किताब देखिए, ठीक है वो, ठीक है। फिर चौथा इसमें एक अच्छा मटेरियल है कि पीएमएफ आईएएस है, उसकी किताब आती है एक। उसकी इंडियन ज्योग्राफी की अभी नहीं है, तो शायद आ गई है, तो उसको भी देख सकते हो। लेकिन एक पांचवा सोर्स है स्टडी आईक्यू का, बुक आती है, ठीक है। 2 किताबें इसकी, एक है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी और दूसरी है इंडियन ज्योग्राफी। तो इनमें से कोई भी एक पकड़ सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग कर लिया, दैट्स इट, उसके अलावा नहीं चाहिए। तो जीसी लियोंग अगर नहीं कर रहे हो तो इन चारों में से कोई, पांच चारों में से कोई भी एक पकड़ लो और उसको कंप्लीट कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो किताब है, ये जो आई पीएमएफ की है और स्टडी आईक्यू की है, ये नई किताब है, मतलब अभी 1-2 साल में छपी है। तो इनमें काफी अच्छे से कवर कर रखा है सारा, टू द पॉइंट, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक कवर कर रखा है, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से पढ़नी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग अंडर द सन वुड बी कवर्ड, तो इन किताबों को आप फोकस कर सकते हो। स्टडी आईक्यू की भी अच्छी है, पीएमएफ की भी अच्छी है, ठीक है। फिजिक्स वाला की मैंने देखी नहीं है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो अगर अच्छी है तो। तो ये है, तो ये महेश बर्नवाल और सविंदर सिंह जो हैं, ये थोड़ी एकेडमिक टाइप की बुक्स हैं, ठीक है। ऑल्दो उसमें से काफी चीजें कवर हो जाती हैं,
लेकिन क्योंकि ये किताब नई छपी है पीएमएफ वाली और स्टडी आईक्यू की, तो इसमें थोड़ी पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी है। इनमें जो है ये पुरानी किताब है तो इनमें पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो अगर आप जीसी लियोंग नहीं कर रहे हो तो। ठीक है। इसमें एक और चीज है कि राज तनिल मैडम के पीपीटी हैं, जो यूट्यूब पे मैडम के लेक्चर है 2014 वाले, 2014-15 वाले, उसकी पीपीटी आपको कर लेनी है बस। उसके अलावा आप ये कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे मैपिंग वगैरह की वीडियोस आती हैं, मैं भी बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक 3 घंटे की वीडियो देख लो, मैपिंग पूरी हो जाती है उससे। ठीक है। सेल्फ एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। मैपिंग के लिए आप एटलस का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आपकी ज्योग्राफी कोई भी एक सोर्स पकड़ो, देखो मैंने 4-5 बोले हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई भी एक पकड़ लो, उस पर स्टिक रहो, चाहे उसमें कुछ है चाहे नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकता है उस सोर्स में ना हो, लेकिन आप पढ़ो वही। जो भी मिसिंग होगा वो मैं बताऊंगा कैसे कंप्लीट करना है बाद में। ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा फोर्थ, एनवायरमेंट। ठीक है। एनवायरमेंट की जो एनसीईआरटी है वो ज्योग्राफी से ही कवर हो जाता है। बाकी 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। ठीक है, उसके 4 चैप्टर्स हैं, उससे कवर हो जाता है। ये भी ना पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन बुक कौन सी पढ़नी है? बुक दो किताब है इसकी। पीएमएफ आईएएस की एक किताब है, वो भी काफ़ी अच्छी है। शंकर आईएएस की है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो दोनों में कंपटीशन चलता रहता है कौन सी बढ़िया है, दोनों ही इक्वली गुड है। आप दोनों देखो कि कौन सी में आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छी है। मतलब पीएमएफ आईएएस में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स पिक्टोग्राफिक दे रखा है, शंकर आईएएस में थोड़ा एकेडमिक दे रखा है। लेकिन दोनों ही किताब बहुत ही बढ़िया है, मैंने दोनों देखी हैं और दोनों ही अच्छी हैं। कोई एक नहीं कह सकते कि ये बढ़िया है या फिर वो बढ़िया है। ठीक है। आप दोनों देखो एक बार मार्केट में जाके और अपने हिसाब से आप उसको चूज करो। ठीक है, जो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है। दोनों ही किताब इक्वली गुड है। अब पीएमएफ आईएएस क्योंकि नई छपी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ओवरली भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप ओवरवेल्म हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन से। और कई बार ये भी होता है कि शायद यूपीएससी इतना डिटेल में ना पूछे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना पीएमएफ आईएएस लेते हुए कि टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पूरा 1 महीना दे रहे हो एनवायरमेंट में तो पीएमएफ आईएएस हो जाती है। शंकर आईएएस भी बहुत बढ़िया किताब है। शंकर आईएएस की ये यूएसपी है कि वो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपको बहुत इजीली समझ आता है, आपको किसी लेक्चर वेक्चर की भी जरूरत नहीं है अगर इसे पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बिकॉज इट इज इजी बुक टू रीड, शंकर आईएएस। तो बहुत जल्दी भी हो जाती है, अगर आप पढ़ रहे हो डेली का 6-7 घंटे, तो 10-15 दिन में आपकी ये शंकर आईएएस कंप्लीट हो जाती है, अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो, एवरेज स्टूडेंट हो तो। ठीक है। हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है, कौन कौन से हो गए? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक कैसे कवर करना है? साइंस एंड टेक भी हमारी हमें 6 to 12 की एनसीईआरटी है, सारी नहीं पढ़नी है। ठीक है, मैं उसमें लिस्ट दूंगा, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाएं तो उसमें मैंने एक पीडीएफ अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, तो उसमें वो पीडीएफ मिल जाएगी, तो जो चैप्टर उसमें मेंशन्ड है सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि 11वीं की अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, 12वीं की भी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। 12वीं की सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है हमें, उसमें भी कुछ सॉर्टेड चैप्टर्स। सिमिलरली 6 to 10th की जो एनसीईआरटीज है वो पढ़नी है, उसमें भी सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो यूपीएससी रेलेवेंट है। यूपीएससी थोड़ा बायोलॉजी से ज़्यादा पूछता है और फिजिक्स के केमिस्ट्री के थोड़े थोड़े कंसेप्ट पूछता है, सारा नहीं पूछता। तो फालतू की नॉलेज लेने से कोई फायदा नहीं है, आप सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ें, मेरे ग्रुप में जाए, मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा साइंस एंड टेक में कोई बुक है सर की पूरी? आप बुक अगर हमें करनी हो तो बुक कर सकते हो, हाँ है बुक, रवि अग्रहरी सर की है, मैग्रो हिल की। ठीक है, ये बुक है, काफ़ी डिटेल्ड में है, वेरी डिटेल्ड, वेरी डिटेल्ड। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इसको कर रहे हो, अगर आप करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो इस बुक को ले सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप करंट अफेयर पे अगर जंप करते हो तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है साइंस एंड टेक की। ठीक है, करंट अफेयर से साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप जो बिल्कुल ही आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, तो रवि अग्रहरी सर की बुक पढ़ सकते हो आप। ठीक है, वो भी काफ़ी मोटी है और डिटेल्ड में है। फिर बचा हमारा छठा, हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में काफ़ी जो है सोर्सेज का कंफ्यूजन रहती है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए।
कई लोग कहते हैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, कई लोग कहते हैं नई एनसीईआरटी पढ़ो, कई लोग कहते हैं तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ो। तो मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे देता हूँ क्या पढ़ना है इसमें। देखो एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू पढ़नी है, न्यू वन। न्यू वन कौन सी पढ़नी है? 6 to 12 सारी पढ़नी है, ठीक है। वर्ल्ड वाली आप 11th क्लास की छोड़ सकते हो एक बार को, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए, नॉलेज लेने के लिए कोई बुरा नहीं है। आप 6 to 12 पढ़नी है एनसीईआरटी, रटनी नहीं है, ठीक है, बस इसमें ओवरव्यू लेना है, ठीक है। फिर इसमें चैप्टर वाइज आती है कि आप जो है मॉडर्न कैसे करोगे अलग से। मॉडर्न की स्पेक्ट्रम आती है, सबको पता है, स्पेक्ट्रम करनी चाहिए, अच्छी किताब है, और उसमें पूरा अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, ठीक है। अगर आप ओवरवेल्म हो रहे हो स्पेक्ट्रम से तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, मॉडर्न की तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो इसको रिप्लेस करके। लेकिन मैं बोलूंगा स्पेक्ट्रम ही पढ़ो, क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में दे रखा है और अच्छे से समझ में आता है उसमें, ठीक है, कोई भी फैक्ट वगैरह ज़्यादा मिसिंग होता नहीं है। दूसरा है एंशियंट एंड मेडिवल, इसमें भी आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी करोगे। तो क्या सर हम तमिलनाडु की एनसीईआरटी कर रहे हैं तो हमें फिर ये ये न्यू वाली एनसीईआरटी नहीं करनी है? नहीं, न्यू वाली भी करनी है, तमिलनाडु की भी करनी है, दोनों करनी है, ठीक है। अगर आप होलिस्टिकली कवर करना चाहते हो तो दोनों करनी है। अब इसमें हिस्ट्री में सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि आपको इधर उधर बुक्स पे जाना नहीं है। वैसे तो एंशियंट मेडिवल की पूनम दलाल मैडम की भी आती है, वो भी अच्छी किताब है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में है। तो आप तमिलनाडु एनसीईआरटी करके आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं आर एस शर्मा पढ़नी है या फिर मेडिवल की, एंशियंट मेडिवल की, तो ये सब नहीं पढ़नी है, ये बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी ही है, ठीक है। तो इनमें एक तरीके से नोवेल टाइप है ये, पढ़ने को पढ़ सकते हो, लेकिन एज सच यूटिलिटी प्रॉपर निकलती नहीं है। फिर भी आपको ये नई वाली एनसीईआरटी और तमिलनाडु की पढ़नी ही पड़ेगी एनी हाउ। तो इससे बढ़िया है कि यही पढ़ लो, ठीक है, ये सब पुरानी एनसीईआरटी में ना जाओ। तो ये पढ़ के आपका हो जाता है। बाकी जो क्लासेस मैं लूंगा हिस्ट्री की, ठीक है, वो देख सकते हो। नई प्रतीक नायक सर की भी हिस्ट्री की यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है क्लासेस, आप उनको भी देख सकते हो, बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। पुरानी वीडियो से काम चल जाएगा, हिस्ट्री बदलती नहीं है, तो कोर्स वोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो हिस्ट्री का ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर पे। सातवां सब्जेक्ट, मैं करंट अफेयर को एज ए सब्जेक्ट लेके चलता हूँ, क्योंकि जैसे आप सारी सब्जेक्ट को कवर टू कवर करते हो तो करंट अफेयर को भी कवर करते हो। उससे पहले आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर देखो, अगर आप हिस्ट्री करते हो ना अच्छे से एनसीईआरटी से, इनसे, तो आर्ट एंड कल्चर आपकी वैसे भी हो जाती है। तो इसकी भी एक एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, 11th क्लास की आती है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये मैंने नहीं पढ़ी थी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने उससे भी एडवांस लेवल एक किताब पढ़ी थी, वो है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया सर की है एनसीआर, ये बुक है आर्ट एंड कल्चर की। तो वो काफ़ी डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। वो आपको लग सकता है कि बहुत मोटी किताब है, लेकिन वो है नहीं, इतनी मोटी किताब है नहीं वो, उसमें सेलेक्टेड पढ़ना होता है। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको ये किताब फिनिश करनी है, बहुत ही ईजिली फिनिश हो जाएगी, ठीक है। फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी भी फिनिश करेंगे। बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में कुछ नहीं पढ़ना है। या फिर आर्ट एंड कल्चर का आप ये भी देख सकते हो कि किसी किसी कोचिंग के नोट्स अच्छे होते हैं, जैसे फोरम आईएएस के आई थिंक नोट्स जो चल रहे हैं मार्केट में, वो ठीक है, मतलब बुक मार्केट में मिल जाती है, वो भी ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा ये कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स करो नितिन सिंघानिया, उससे भी हो जाता है, ठीक है, शॉर्टकट के पीछे ना जाओ। अगर आपका पास पूरा साल है तो नितिन सिंघानिया ही करो, सब लोग उसी को करते हैं, उसमें से क्वेश्चन फंसते भी हैं, और नहीं भी फंसे तो एक ओवरव्यू अच्छे से मिल जाता है एक सब्जेक्ट का। फिर आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। अब बहुत सारे उसमें डाउट रहते हैं करंट अफेयर में कि सर न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, नहीं पढ़ा जाए, फिर क्या किया जाए इसमें, और न्यूज़पेपर पढ़ना क्या जरूरी है? मंथली मैगजीन पढ़ के भी काम चल जाता है। तो देखो न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों चाहिए, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने से ना आपकी हैबिट बनती है रीडिंग की। आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो उस किताब में आपको जो है कितना पढ़ पाओगे, मतलब अगर आप पूरा दिन भी लगाओ तो 25-30 पेज, 40 पेज पढ़ पाओगे एट मैक्स। लेकिन न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो ना तो 2-2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आप कितना टेक्स्ट उसमें रीड कर ले रहे हो, तो उसमें ग्रास्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, और उससे कंटेक्स्ट भी डेवलप होता है आपका। तो अगर आप 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, वन न्यूज़पेपर,
जो अभी 24 की कर रहे हो उनके लिए नहीं, न्यूज़पेपर सिर्फ 6-7 महीने पढ़ना होता है, उसके बाद आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन शुरू में तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, एक हिंदू ले सकते हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस लो, क्योंकि हिंदू थोड़ा आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड है, लेफ्ट आइडियोलॉजी के लिए, तो उतना भी ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा बैलेंस रहता है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। हालांकि हिंदू की जो न्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रहती है। ठीक है, अगर आप इनके ओपिनियन ओपिनियन पे ज़्यादा मतलब फोकस ना करो, तो इनके करंट अफेयर न्यूज़ काफ़ी अच्छी रहती है। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना चाहते तो आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके आप जो है इसमें आर्टिकल्स रीड कर सकते हो। जैसे कि एनवायरनमेंट का सेक्शन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आए हैं आज के, कल के या पूरे महीने के, आप उनको एक साथ रीड कर सकते हो, सिर्फ एनवायरनमेंट के आर्टिकल्स। ऐसे ही उनके टैब्स होते हैं ऑनलाइन में, जो आप लोगे ना उनकी वेबसाइट पे टैब्स होते हैं। साइंस एंड टेक का टैब है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक के सिर्फ साइंस एंड टेक के आप इशूज पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर सोसाइटी का टैब है, फिर पॉलिटिक्स का टैब है, तो उनसे सिर्फ रेलेवेंट न्यूज पढ़ सकते हो। आप फालतू की न्यूज अगर फिजिकल लोगे तो फालतू की न्यूज बहुत आती है, पहले दूसरे तीसरे पन्ने पे ही आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लेके जो काम की चीज़ है वो पढ़ें। ठीक है, अब इंडियन एक्सप्रेस ने तो बहुत ही बढ़िया कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या किया कि यूपीएससी एसेंशियल निकाला है, तो उसमें यूपीएससी रेलेवेंट जो जो न्यूज़ है वो निकालता है डेली, और डेली एमसीक्यू भी देता है, आप उसको भी कर सकते हो। तो एक ना एक चीज़ तो फॉलो करनी चाहिए, या तो हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, डिपेंड अपॉन यू, दोनों ही अच्छे हैं। शुरू के 6 महीना तो करना ही चाहिए। दूसरा सोर्स क्या है कि मंथली मैगजीन पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। देखो, मंथली मैगजीन की मैं सच्चाई बताता हूँ थोड़ी। पढ़नी चाहिए मंथली मैगजीन, नो डाउट पढ़नी चाहिए, लेकिन देखो आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आप विजन की मंथली मैगजीन लगा लो, विजन की मंथली मैगजीन अगर आप 10 डेज में फिनिश कर रहे हो ना, एक मंथ की, तो कोई यूटिलिटी नहीं है भैया, छोड़ दो उसको, रद्दी में फेंक दो, पहली चीज। ठीक है, तो कोई आप ऐसी मैगजीन उठाएं जो कि आपको इजी टू रीड हो, कि जैसे फोरम की ठीक है, आई थिंक। ठीक है, और शून्य के नोट्स भी कुछ ज्यादा ही कंसाइज है, मतलब वो फिर समझ नहीं आते, वो रट्टाफिकेशन टाइप फील आती है शून्य के नोट्स में। तो फोरम की है, वाजीराम की है, तो इसमें देख सकते हो कि कोई भी एक मैगजीन उठा के आप कर सकते हो। शंकर की भी आई थिंक सही है, और इनसाइट की भी अच्छी है मैगजीन, इनसाइट की भी आप उठा के देख सकते हो। तो इनसाइट फोरम पे मैं ज़्यादा बैट करूंगा। इनसाइट फोरम की आप मैगजीन कोई भी एक उठा के देख सकते हो, फोरम की फैक्टली आती है, और इसकी वो मेंस वाली भी आती है एक, आप उसको देखना। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जाके दो मैगजीन्स आती हैं, तो फैक्टली प्रीलिम्स रेलेवेंट ज़्यादा रहती है, मेंस रेलेवेंट वो रहती है, इसमें एडिटोरियल एनालिसिस होते हैं। इनसाइट का तो बहुत ज़्यादा है, डिटेल्ड है। ठीक है, एवरीडे न्यूज़ भी देते हैं ये, और जो है मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों चीज़ आप ले सकते हो, और एडिटोरियल्स भी देते हैं, कि जितने भी मंथ में एडिटोरियल्स आए वो सारे आप एक जगह रीड कर सकते हो। ठीक है, तो एक ही चीज़ फॉलो करनी है। अगर आप विजन फॉलो कर रहे हो और आप जो है विजन की एक मैगजीन 3-4 दिन में खत्म कर दे रहे हो, इतनी कैपेसिटी है आपकी, तो विजन करो। ठीक है, अगर विजन का समझ नहीं आ रहा है तो फोरम या इनसाइट पे कूद जाओ, सिर्फ एक पकड़ो, या फोरम पकड़ो या इनसाइट पकड़ो। इनसाइट पकड़ोगे तो इसके दो तरीके हैं, और फोरम पकड़ोगे तो इसके दो दो मैगजीन है। एक होती है इसकी मंथली तो होती है, एक एडिटोरियल होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब इनको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो न्यूज़पेपर छोड़ सकते हो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार ग्रिप बना लो न्यूज़पेपर पे कि कैसे पढ़ना होता है, उसके बाद आप न्यूज़पेपर छोड़ के सीधा मैगजीन पे कूद सकते हो। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 6-7 महीने तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाद में न्यूज़पेपर का काम नहीं आता, एक बार थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ जाती हैं, फिर डायरेक्ट आप मैगजीन्स पे कूद सकते हो। ठीक है, अब आती है बात प्रैक्टिस की। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या क्या करना है, चलो हमने पढ़ लिया, बुक पढ़ ली, करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ ली, अब ये तो पढ़ाई का काम हो गया ना, कि हमने जो है नॉलेज है वो गैदर कर ली। अब उस नॉलेज का हम क्या अचार डालें? नहीं, उससे कोई मतलब, उसे हमें अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अगर वो नॉलेज अप्लाई करना नहीं आई तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। अप्लाई कैसे करोगे? दो तरह के पेपर आते हैं, प्रीलिम्स का, मेंस का। ठीक है, इंटरव्यू का तो छोड़ देते हैं, अभी इंटरव्यू के बाद में देख लेंगे, पहले प्रीलिम्स मेंस निकालो। तो प्रीलिम्स के पेपर में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेंस के पेपर में क्या आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो राइट करने रहते हैं।
अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे ना, सीधी सी बात है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको? दो सोर्स हैं इसके, प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। पहला सोर्स है पीवाईक्यू। ठीक है, अब सर पीवाईक्यू की किताब कौन सी लगाएं? देखो कोचिंग की वेबसाइट्स पे पीवाईक्यू सॉल्व दे रखे हैं, आप उनसे लगा सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी जो है पीवाईक्यू सीरीज चलती है, आप उनसे भी लगा सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि पीवाईक्यू की कोई ठीक ठाक किताब ले लो, किसी भी कोचिंग सेंटर की, फोरम की आती है पीवाईक्यू की, और स्टडी आईक्यू की भी आती है। तो दोनों में से कोई एक ले सकते हो, स्टडी आईक्यू की भी अच्छी है, मैंने देखी है। तो आप इस पे बैट कर सकते हो, जिसमें पिछले 30 साल के पीवाईक्यू दे रखे हैं। ठीक है, कितने साल के करने चाहिए? आप अगले साल दे रहे हो तो पूरे 30 साल के करो, 30 ईयर्स के पीवाईक्यू करो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर पीवाईक्यू नहीं लगाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जाम। सीधी सी बात है, कोई कहता है पीवाईक्यू के बिना एग्जाम हो जाता है तो झूठ बोल रहा है, या फिर वो कुछ ज्यादा ही दूसरी दुनिया से आया है। दूसरी चीज, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज, अब ये देखो टेस्ट सीरीज जो है मार्केट में 15-15 20-20 हजार की बिकती है, वो नहीं लगानी है आपको, पैसे देने की जरूरत नहीं है। फोटो कॉपी शॉप पे फ्री में मिल जाती है, मतलब वही फोटो कॉपी के पैसे देने होते हैं। ठीक है, वहां से ले सकते हो, या फिर मेरे जैसा प्लेटफॉर्म है जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसमें थोड़े से पैसे देके आप एप्लीकेशन पे कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ऐसे करनी है। और या फिर फ्री यूपीएससी मटेरियल है, उस पर किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो उससे कर सकते हो आप। फ्री यूपीएससी मटेरियल है, उसमें किसी भी कोचिंग की टेस्ट जो है वो फ्री में अपलोड मिल जाते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, टेस्ट घर पे लगाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज है। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज में कई लोग कहते हैं कि विजन की लगाओ, फोरम की लगाओ, किसकी लगाओ, तो कोई भी लगा सकते हो, देखो। ठीक है, मेरी भी लगा सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, कोई भी एक लगाओ और उस पर स्टिक रहो। एटलीस्ट आपको कहने का मतलब है कि 500 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट नए होने चाहिए, 500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको लगाने चाहिए। ये है प्रैक्टिस, जरूरी है। अब ये 500 क्वेश्चन आप कहाँ से ले रहे हो, कौन से सोर्स ले रहे हो, डजेंट मैटर। हालांकि वो सोर्स अच्छा होना चाहिए, मतलब टॉप के 3-4 तो होने ही चाहिए, उसमें से आप लगाओ। ठीक है, फिर दूसरा आता है प्रैक्टिस के लिए करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, और करंट अफेयर में आप जो है मैगजीन रीड कर रहे हो। लेकिन आपने मैगजीन मान लो एक 100 पन्ने की मैगजीन पढ़ी है, अब उसमें किसी एक पर्टिकुलर एक पेज में कोई इन्फॉर्मेशन है, अब वो मैं एज ए क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, तो आप मैगजीन पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे ज़्यादातर चांसेस में। ठीक है, तो उसके लिए करंट अफेयर के भी टेस्ट देने चाहिए, ताकि एक अलर्टनेस आए, ताकि हमें अटेंशन पता लगे कि हाँ ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो। तो करंट अफेयर के क्विज आते हैं, करंट अफेयर के क्विज आते हैं, हर कोचिंग निकालती है। इनसाइट के आते हैं, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, करंट अफेयर क्विज, फोरम भी निकालता है, 9 PM 10 PM उसका आता है प्रोग्राम। ठीक है, आप फ्री में अवेलेबल है वो, 10 क्वेश्चन पर, ये 5 क्वेश्चन पर डे निकालते हैं। फोरम निकालता है, ठीक है, वो भी 10 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से निकालता है। और विजन भी निकालता है, विजन की जो भी मैगजीन होती है उसको स्कैन करके वो आप क्विज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई सा भी करें। ठीक है, एक शील्ड आईएएस है, वो भी निकालता है, उसका भी ठीक है, मैंने देखा था, हिंदू के क्विज निकालता है वो। तो आप किसी के भी एक के क्विज फॉलो कर सकते हो मंथली। इसमें मंथ के आपके नियरली 100 to 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इजीली। तो ये आपको पूरे साल लगाना है, अलोंग विद लाइक न्यूज़पेपर एंड जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो उसके अलावा। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है मेंस। मेंस की प्रैक्टिस कैसे करोगे? मेंस की प्रैक्टिस का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला पीवाईक्यू, आप पिछले 6 साल के पीवाईक्यू कर जाते हो ना, तो फिर कुछ बचता नहीं है। 6 साल में कितने क्वेश्चन हो गए आपको मालूम है? 700-800 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। क्योंकि आप देखो जीएस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 पेपर हैं जीएस के, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 480 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर आपके ऑप्शनल है, ऑप्शनल के मिला के 700-800 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। अब इसके अलावा आप क्या ही करोगे, मतलब टेस्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं है, आप पीवाईक्यू लगा लो, वही बहुत है। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि पीवाईक्यू तो लगा लें सर, लेकिन पीवाईक्यू के सॉल्यूशन हमें कैसे पता लगेंगे, सॉल्यूशन क्या होने चाहिए? तो दूसरा सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, टॉपर कॉपीज। आप 4 फोल्डर बनाए अपने लैपटॉप में,
GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, GS4 ये 4 फोल्डर बनाए अपने लैपटॉप में, और हर फोल्डर में उससे रेलेवेंट कोई भी टॉपर कॉपी है वो डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड कहाँ से करें? बहुत सारी वेबसाइट है, कि विजन की जो वेबसाइट है उसमें दे रखे हैं बहुत सारे टॉपर आंसर्स। जो विजन की वेबसाइट है उसमें दे रखे हैं टॉपर कॉपीज, फोरम की में टॉपर कॉपीज दे रखी हैं, या जो भी आप ऑप्शनल, आप जो भी चूज किया है उस ऑप्शनल की जो कोचिंग है, बढ़िया कोचिंग है, उसमें भी ऑप्शनल के बहुत सारे टॉपर कॉपीज दे रखी हैं। तो आप हर सब्जेक्ट की कम से कम नहीं तो 15-20 टॉपर कॉपी डाउनलोड कर लो। जैसे GS1 में टॉपर कॉपी डाउनलोड कर लो, GS2 की डाउनलोड कर लो, GS3 की डाउनलोड कर लो, GS4 की। अब कुछ नहीं करना, डेली का जो है टॉपर के आंसर देखने हैं आपको मॉर्निंग में। डेली एक कॉपी देखोगे तो एक महीने में ना आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी फैकल्टी की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से सेल्फ सफिशिएंट है, एक महीने में आपको पूरा पता लग जाएगा कि कैसे आंसर लिखा जाता है और क्या आंसर होना चाहिए, है ना। तो आप डेली देखोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस में आने लगेगा कि ऐसा एक अच्छा आंसर हो सकता है। ठीक है, आपको बस यही करना है। और फिर इसके अलावा एक कैसा अच्छा आंसर होता है वो तो पता लग ही जाएगा, उसके अलावा कंटेंट भी मिलता है कि टॉपर ने कोई एग्जांपल लिखा है वो आपने ग्रैब कर लिया, टॉपर ने कोई अच्छा कंक्लूजन लिखा है वो आपने ग्रैब कर लिया, टॉपर ने कोई अच्छा इंट्रो लिखा है वो आपने अपनी कॉपी में लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। और आप GS1 to 4 की अगर आपने 15-20 कॉपी पढ़ ली है ऑलरेडी, तो आपको किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। जो टॉपर की कॉपी है ना उसी के क्वेश्चन आप खुद से लिख लो और फिर टॉपर के आंसर से मैच कर लो। ठीक है, और जो भी कमी हो वो उसमें नोट डाउन कर लो अपनी एरर कॉपी में, कि हाँ ये टॉपर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है ना। तो ऐसे करके आप जो है अपनी कॉपी को टॉपर के तरीके से ले जा सकते हो। मान लो टॉपर की कॉपी ये है, आप यहाँ पे हो, तो धीरे धीरे आप गैप फिल करोगे, टॉपर तक लेके आओगे, पेपर तक टॉपर तक लेके आओगे, दिसंबर तक छुट्टी। उसके अलावा आपको किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज में क्यों यार 40-40 हज़ार रुपये फूकते हो? ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम में आप फूक सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज की आपकी कॉपी चेक होके आती है, उसमें कौन कॉपी चेक कर रहा है आपको नहीं पता, फिर उसने कैसे कमेंट लिख रखे हैं, वो कमेंट रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट है आपको नहीं पता, और आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको नहीं पता है। इससे बढ़िया आप लाइव आंसर राइटिंग किसी की कर लो, बहुत सारे मेंटर देते हैं, मैं भी दूंगा। ठीक है, इन जून में। तो इस तरीके से आप मेंस की तैयारी करोगे अपनी। ठीक है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के अलावा बात आती है नोट मेकिंग की। ठीक है, नोट मेकिंग। अब ये इतना बड़ा टॉपिक है नोट मेकिंग का, भाई सब कहते हैं नोट्स बनाने, बिना नोट्स के नहीं होगा। भाई नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं, ना ही एनसीईआरटी के बनाने हैं, और ना ही आपको जो है स्टैंडर्ड बुक्स के बनाने। किसी कोई भी बुक पढ़ोगे नोट नहीं बनाने आपको, क्योंकि ये बुक को अगर आप नोट्स में कन्वर्ट कर दोगे, एनसीईआरटी को और स्टैंडर्ड बुक्स को, तो आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी जो कि एग्जाम रेलेवेंट है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा, कि एक सब्जेक्ट जो एक महीने में होनी होगी वो आप 2-3 महीने खींच दोगे सिर्फ नोट बनाने के चक्कर में। और फिर बात तो वही है कि जो नोट्स में है वही किताब में है, तो आप नोट्स पढ़ लो या किताब पढ़ लो, किताब ही पढ़ लो, इससे बढ़िया है ना। टाइम बचाओ ना अपना। जितने टाइम, जैसे मान लो एक किताब को पढ़ने में लग रहा है आपको 15 दिन, फिर नोट्स बनाने के साथ उस किताब को पढ़ने में लग रहा है 30 डेज, तो इससे बढ़िया है कि 15 दिन में किताब पढ़ के 2 बार और पढ़ लो, 30 दिन में 2 बार और रिवाइज कर लोगे, है ना। और आपको नोट्स बनाने की जरूरत क्यों है? जो किताब है उसे घसीटो ना, जो किताब है उसी में आप मार्किंग करो, पेंसिल से करो, पेन से करो, फर्क नहीं पड़ता आपको, उसमें कुछ भी लिखना, घसेड़ा मचाना मचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई ब्यूटीफुल किताब रखनी है, ब्यूटीफुल का आप कुछ नहीं करना। जितने भी टॉपर हैं सबकी किताब एकदम कचाड़ा मिलेंगी आपको। ठीक है, तो खूब इनमें मार्किंग करो, खूब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्किंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जो किताब का कंटेक्स्ट है वही ना पढ़ पाए, मतलब वो भी तमीज में होनी चाहिए मार्किंग। ठीक है, पेंसिल से करो या फिर बहुत ही अच्छे से आप मतलब सजा सजा के करो उसे मार्किंग, ताकि दोबारा पढ़ने में दिक्कत ना आए। सिमिलरली डू इट विद स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक में भी वही करो। ठीक है, और हर स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या करना है, वो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इस पूरी फ्री कोचिंग में। ठीक है, उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन नोट्स कुछ चीज के बनाने हैं, सम थिंग्स। कि आपने बुक पढ़ी है,
ठीक है, और बुक पढ़ने के बाद आपके जैसे आपने बुक 100% कंटेंट है लेट से बुक में, उसमें क्या होता है ना 40-50% कंटेंट हमें हमेशा के लिए रिटेन रह जाता है माइंड में, क्योंकि हम उसे अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी 50-60% कंटेंट ऐसा रहता है जो हम भूल जाते हैं, मतलब स्किप फ्रॉम आवर माइंड, इट स्किप्स फ्रॉम आवर माइंड। और ये हर एक के साथ इशू है, और ये हर एक के साथ इशू है कि ये कंटेंट हमारा स्किप हो जाता है माइंड से। ठीक है, अब ये टॉपर के साथ भी इशू है, कोई ऐसा दुनिया में बहुत ही कम लोग पैदा हुए होंगे, दो चार गिनती के ही होंगे जिनको सब चीज रिमेंबर रह जाती है, उन्होंने पढ़ ली तो। ठीक है, तो इसके लिए दो दो सॉल्यूशन है, या तो रिवीजन करना है वापस से वापस उस बुक को। ठीक है, दूसरा ये है कि जो चीज आप स्किप कर रहे हो सिर्फ उसको नोट डाउन कर लो कि ये चीज मेरी वीक है, अपने वीक एरियाज को नोट डाउन कर लो। ठीक है, जब वीक एरियाज को नोट डाउन करोगे ना, तब जाके सिर्फ वीक एरियाज के नोट्स बनाने हैं, दैट्स इट। अब ये वीक एरियाज कहाँ से आइडेंटिफाई होंगे आपके? ऐसा नहीं है कि आपने बुक पढ़ी और आप कहते हो कि भाई बुक पढ़ने के बाद मैं तो सब कुछ ही भूल गया, तो सब चीज के ही नोट्स बनाने, नहीं। ये वीक एरिया आप आइडेंटिफाई करोगे टेस्ट सीरीज से, टेस्ट सीरीज से आप वीक एरिया आइडेंटिफाई करोगे, है ना। अब टेस्ट सीरीज से कैसे वीक एरिया आइडेंटिफाई करोगे? मान लो एक प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई इलेक्शन का क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा है, तो बस उसका 2 लाइन में नोट लिख लो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे ऐसे होता है, नोट में। ठीक है, तो एक कॉपी पर सब्जेक्ट बनाओ, 1 कॉपी पर सब्जेक्ट। ठीक है, ज्यादा बड़ी ना हो, 100-150 पन्ने की कॉपी हो। ठीक है, तो मान लो जो पॉलिटी की कॉपी है, उस पॉलिटी की कॉपी में जितने भी आपके मिस्टेक्स हो रही है ना टेस्टों में, कि कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मान लो आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, उसमें से आपके 60 क्वेश्चन नहीं आए हैं, आपको 60 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये 60 क्वेश्चन में जो भी लर्निंग हुई वो उस कॉपी में 1 2 3 4 करके लिख लो। तो ऐसे पूरी प्रेपरेशन के बाद क्या होगा, ये कॉपी आपकी पूरी भर जाएगी 150 पन्ने की। तो इसमें कॉपी में क्या होगा, इस कॉपी में सिर्फ आपके वीक पॉइंट्स आएंगे, कि जो आपको आज आंसर याद है वो आपको जो है ना 6 महीने बाद भी याद रहेगा, क्योंकि हमारी मेमोरी का ऐसा सिस्टम होता है कि जो चीज याद है याद है, जो चीज नहीं याद है नहीं याद है। आपने भी देखा होगा कि कई लोगों के नाम आपको पूरी लाइफ याद रहते हैं चाहे एक बार मिली हो, लेकिन कई लोगों के नाम 10 बार मिल जाते हो तब भी भूल जाते हो। ठीक है, तो ये हमारी मेमोरी का फीचर होता है। तो उस फीचर को हमें रिजॉल्व करने के लिए नोट्स बनाने की जरूरत है, ओनली ऑन वीक एरियाज। और वीक एरिया पे नोट बनाने का फायदा ये है कि वो कम पेजों में नोट बन जाएंगे, आपको सारी मेहनत नहीं करनी है। तो 2 तरह के नोट्स बनाने हैं, एक तो एरर नोट बनाने हैं बस, एरर नोट्स बनाने हैं। किसके बनाने हैं? क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस कहाँ से उठाओगे? आप पीवाईक्यू से उठाओगे, और आप जो है टेस्ट सीरीज से उठाओगे। ठीक है, या फिर करंट अफेयर क्विज से उठाओगे। तो जो इनमें गलत हो रहे हैं आपके, उनके नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको करनी है, मतलब 3 कॉपी बनानी है, एक सब्जेक्ट की, कि पीवाईक्यू वाली, टेस्ट सीरीज वाली, और करंट अफेयर क्विज वाली। तो 3 कॉपी बनानी है, और ये वीक एरियाज में आपके नोट्स बनेंगे, बस यही कॉपी में लिखना है। तो आपकी इतने नोट्स होंगे बस, मतलब पूरे सारी सब्जेक्ट्स के मिला के इतने, इतने नहीं होंगे। अगर आप बुक में से बनाना शुरू कर दो इतने नोट्स हो जाएंगे, तो बुक क्यों पढ़ रहे हो? फिर बुक ही मत पढ़ो, डायरेक्ट नोट्स ही बना लो। ठीक है, तो नोट बुक के नहीं बनाने हैं, बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, बात आएगी ये नोट मेकिंग की। अब इसके अलावा जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके आपको नोट्स बनाने होते हैं, जैसे रिवर्स हो गई। अगर बुक्स में नहीं दिया हुआ है तो बुक के रिवर्स नेशनल पार्क्स हो गए, नेशनल पार्क के आपने जो है एक मैप ले लिया, उस मैप में अलग से लिख लिया, टाइगर रिजर्व हो गए, रामसर साइट्स हो गई। ठीक है, या फिर आपके आर्ट एंड कल्चर के हो गए, कि भाई पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं इंडिया में, फिर हिस्ट्री में सिविल अपराइजिंग हो गई, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, या पीजेंट अपराइजिंग हो गई, तो उसकी एक मैप में अपने बना लेना है कौन कौन सी हुई थी। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बनानी है। ठीक है, ये अलग चीज है, ये अभी नहीं करना है, ये बुक पढ़ने के बाद भी नहीं करना है, वो मैं आपको पूरी कोचिंग होगी जब उसके बाद बता दूंगा इजीली। ठीक है, अब बात आती है टाइम टेबल की, कि सर अब कैसे तैयारी करें। मतलब अगर हमारा 2025 टारगेट है प्रीलिम्स एंड मेंस, या फिर आप 26 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो 25 की तैयारी करो, उसको रिपीट कर देना 26 के लिए। तो किस तरीके से अपने पूरे साल को मैनेज करें? तो ये टाइम टेबल मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, 1 अप्रैल से टाइम टेबल है ये। ठीक है, अभी से नहीं लिया है क्योंकि काफी बच्चे बाद में देखेंगे इस वीडियो को। तो 1 अप्रैल से टाइम टेबल लिया है।
1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक, मतलब 1 महीना। फिर 1 मई से 31 मई तक 2 महीना। फिर 1 जून से 30 जून तक तीसरा महीना। तो इन 3 महीने में आप 2 चीज कंप्लीट करोगे, एक तो सारी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। ठीक है, 3 मंथ्स आर इनफ। 3 महीने बहुत हैं पीवाईक्यू निपटाने के लिए और एनसीईआरटी करने के लिए। अब इसमें आपको ये लग सकता है कि एनसीईआरटी के साथ आप पीवाईक्यू कर रहे हो, तो पीवाईक्यू तो आपको आएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी आपकी तैयारी नहीं है प्रॉपर। लेकिन फिर भी पीवाईक्यू करने हैं। उसका रीजन है कि जब भी आप पीवाईक्यू करते हो तो आपको एग्जैक्टली आइडिया पता लगता है कि बुक में से पढ़ना क्या है। एक माइंड में पैटर्न बनता है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। तो जब भी आप स्टैंडर्ड बुक पे आओगे ना, तो आपको पहले से आइडिया होगा कि इस बुक में मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। नहीं तो क्या होगा, बुक उठाओगे, पहली लाइन से रीड करना शुरू करोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। तो पीवाईक्यू आपके माइंड में डाउट डाल देगा कि ये चीजें यूपीएससी पूछता है, तो जब भी बुक में वो चीज आएगी तो उसमें आप बहुत ज्यादा अटेंशन से फोकस कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू करने हैं और साइड बाई एनसीईआरटी निपटानी है 3 महीने में। ठीक है, 3 मंथ्स आपको एनसीईआरटी निपटानी है। फिर जुलाई से आप जून के एंड तक एनसीईआरटी निपटाओगे। फिर जुलाई से 1 महीना पर सब्जेक्ट लेके चलोगे कि 1 महीने में मुझे पॉलिटी खत्म करनी है, 1 महीने में इकोनॉमी खत्म करनी है, 1 महीने में ज्योग्राफी खत्म करनी है, 1 महीने में एनवायरमेंट खत्म करना है, 1 महीने में मॉडर्न हिस्ट्री, फिर दूसरे महीने में जो है एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। फिर जो हमारा नवंबर वाला महीना है उसमें पूरा ये छिटपुट टॉपिक जो है वो सारे खत्म करने हैं। छिटपुट टॉपिक कौन कौन से हो गए, जैसे आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। अब ये छिटपुट टॉपिक मैंने क्यों बोले, ये छिटपुट टॉपिक इसलिए बोले कि इसमें करंट का बहुत रोल रहता है। अगर आप अभी से इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दोगे तो जो पूरे साल करंट अफेयर आएगा उसको वापस से पढ़ना पड़ेगा, तो फायदा क्या है। इससे बढ़िया करंट अफेयर की जो थिंग्स हैं वो डेवलप होने दो, पूरे साल के करंट अफेयर आने दो, उसके बाद लास्ट में इन सब चीजों को कर लेना। ठीक है, तो हम नवंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे सारी सब्जेक्ट मिला के। ठीक है, उसके बाद रिवीजन चालू हो जाएगा हमारा। फर्स्ट रिवीजन होगा हमारा दिसंबर, 1 दिसंबर से, कि दिसंबर जनवरी फरवरी ये हमारा रिवीजन रहेगा। ठीक है, तो फरवरी एंड तक हम रिवीजन फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे और फिर मार्च अप्रैल और मई में सेकंड रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो 3 बार रिवीजन आपका हो जाएगा पेपर के पहले तक, और उसके बाद आप इजीली प्रीलिम्स की तैयारी करने के लायक हो जाओगे, मतलब प्रीलिम्स देने के लायक हो जाओगे। 3 बार रिवीजन आसानी से हो जाएगा, आपकी सारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगी। अब बात ये आती है कि सर ये तो ठीक है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है, तो इनको कैसे कंप्लीट करें, है ना। कि क्या, जैसे मैंने बोला पॉलिटी कंप्लीट करनी है आपको जून जुलाई वाले महीने में। ठीक है, तो क्या हम ऐसा करें कि वी कैन से दैट वी आर प्रीलिम्स रेडी और वी आर मेंस रेडी। तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। कब हम बोलते हैं कि हमारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई, व्हेन टू से वी हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो जैसे 1 मंथ दिया हमने पॉलिटी में, अब उसका भी रीजन बताऊंगा कि 2 सब्जेक्ट करनी है। कई टीचर कहते हैं कि भाई एक दिन में तुम 6 सब्जेक्ट करो 2-2 घंटे निकाल के या फला ढिका। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, आप मेरी उससे मतलब बोल सकते हैं कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये वर्क करता है, उसका रीजन भी दूंगा मैं। जैसे 1 महीने में आप पॉलिटी फिनिश कर रहे हो, तो पॉलिटी आप कब बोलोगे कि मेरी हो गई है। पहले तो एनसीईआरटी जो आपने कर रखी है, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना है, प्लस लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, प्लस पीवाईक्यू 30 साल के, प्लस उस सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चंस शुरू में, 300 to 400 क्वेश्चंस। अगर आपने ये चीज करी है तो आप प्रीलिम्स रेडी हो उस सब्जेक्ट के। ठीक है, अब एनसीईआरटी आपने पहले कर रखी है जून के एंड तक, पीवाईक्यू भी आपने लगा रखे हैं, कुछ बच गए होंगे 10-20 साल के, तो आप उसमें लगा लें। अब लक्ष्मीकांत जो है ना, लक्ष्मीकांत सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ते रहोगे तो आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी, 15 दिन में खत्म हो जाती है लक्ष्मीकांत। तो बाकी के 15 दिन में क्या करोगे, बाकी के 15 दिन में ये सब चीजें करोगे कि 300 से 400 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स के करोगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन किसके लगाओगे, मेंस के। ठीक है, ये आप काम करोगे। तो आप ये देखो कि अगर लक्ष्मीकांत जो है, अगर सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो 15 दिन में करोगे, और बाकी 15 दिन में ये क्वेश्चंस लगाओगे। इससे बढ़िया साथ में चलाओ इसको कि मॉर्निंग में आप जो है क्वेश्चंस लगाओ, फिर आफ्टरनून में आप जो है उसको पढ़ो, बुक को पढ़ो।
ठीक है, फिर रात में आप वापस से क्वेश्चंस लगाओ। तो ऐसे कर करके अपने डे को डिवाइड करके आप इजीली जो है मतलब पूरी पॉलिटी एक महीने में कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरीके से सारी सब्जेक्ट, कि उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ रखी है, चेक। फिर उस सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है, चेक। फिर उस सब्जेक्ट के जो है 300-400 क्वेश्चन प्रीलिम्स के कर रखे हैं, चेक। उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कर रखे हैं प्रीलिम्स के, चेक। फिर उस सब्जेक्ट के जो है पीवाईक्यू अपने मेंस के कर रखे हैं, चेक। मतलब ये 100 क्वेश्चन मेंस के जो बोले इसमें पीवाईक्यू इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। ठीक है, और उस सब्जेक्ट की जो है टॉपर कॉपी 6-7 पढ़ रखी है, चेक। इतने में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप डेली जो है आंसर राइटिंग कर सकते हो, लेकिन अभी मत करना, पहले एनसीईआरटी खत्म होने दो, उसके बाद जब स्टैंडर्ड बुक आप थोड़ी सी पढ़ लो उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग शुरू करना। नहीं अभी आंसर राइटिंग शुरू करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, आप उल्टे सीधे आंसर लिखोगे। पहले पैटर्न समझ लो, टॉपर की कॉपी इतनी सारी पढ़ लो कि आपको आंसर राइटिंग करने में ईजी हो जाए। उसके बाद ही आप जुलाई अगस्त से शुरू करना, जब तक मेरी आंसर राइटिंग क्लास भी आ जाएगी फॉर दिस मीन्स, आप उससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो ऐसे ही आपको सारी सब्जेक्ट करनी है, इकोनॉमी करनी है, फिर ज्योग्राफी करनी है, एनवायरनमेंट करनी है, फिर हिस्ट्री करनी है, साइंस एंड टेक करनी है, आईआर करना है, इंटरनेशनल रिलेशन, फिर इंटरनल सिक्योरिटी करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको सोसाइटी करनी है, गवर्नेंस करना है। तो सारी सब्जेक्ट इस तरीके से चलेगी जो मैंने टाइम टेबल दिया है ये वाला। ठीक है, आपको पता लग गया कि एक महीने में अगर मैं पॉलिटी खत्म कर रहा हूँ तो मेरे को इसमें क्या क्या करना है, ये पता लग गया, और किसने महीने में क्या करना है। अब मैं आ रहा था कि एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे क्यों किया जाए। देखो कई लोग होते हैं 3-4 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन उसमें एक खामी है कि एक भी सब्जेक्ट ना काफी तरीके से कंप्लीट नहीं होती। मान लो कि आपने दो सब्जेक्ट उठाई आपने, तो ये दो सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हो, आधे दिन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर आधे दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको ये 2 महीने लग जाएंगे दो सब्जेक्ट को खत्म करने में। तो मतलब एक महीने के एंड में आपको पता है क्या लगेगा, आपको लगेगा कि आपका एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, दोनों अधूरे। और 2 महीने भी पूरे नहीं, फिर 2 महीने में खींचोगे क्योंकि मोनोटोनिटी आ जाती है। तो इससे बढ़िया है एक सब्जेक्ट लेके एक बार में फिनिश करो, छुट्टी, कम से कम कॉन्फिडेंस तो रहेगा मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि 20% ऑफ सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, अब बाकी के नेक्स्ट 30-40% वाले पे आते हैं। ठीक है, तो एक तो क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए बहुत जरूरी है कि एक सब्जेक्ट एक ही टाइम पे करो। ठीक है, उससे क्या होता है कि जल्दी हमारा सब जो है टारगेट कंप्लीट हो जाता है, एक महीने में ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया एक सब्जेक्ट का, कि 20% सिलेबस कंप्लीट। दूसरा इसका रीजन है कि एक सब्जेक्ट जब बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते हो ना तो उसको डिटेल में जाते हो आप, कि अटेंशन टू डिटेल होती है उसमें, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जैसे मान लो आप जो है पॉलिटी इकोनॉमिक्स एक साथ कर रहे हो, तो भसड़ हो जाएगी माइंड में कि पॉलिटी का कंसेप्ट है, इकोनॉमी का कंसेप्ट है ना। सिर्फ आप पॉलिटी पढ़ रहे हो ना तो उसकी एक एक बारीकी में जाओगे आप, और बहुत लॉन्ग टाइम तक पढ़ रहे हो, पूरे महीने पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो आप उसकी बारीकी में जाओगे, उसको बहुत अच्छे से फिनिश करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पॉलिटिशियन हूँ पॉलिटी पढ़ने के बाद। ठीक है, ऐसे ही आप एनवायरमेंट बहुत टाइम तक पढ़ते हो, तो आपको ये लगेगा कि मैं जो है एनवायरमेंटलिस्ट हूँ बहुत तगड़ा। आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो एक महीने तक, तो आपको ये फील आएगी कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ बहुत अच्छा। ठीक है, आपको इकोनॉमी के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं। तो इसीलिए ये करनी चाहिए कि उसकी फील लेने के लिए, फील ऑफ द सब्जेक्ट लेने के लिए एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि फील ही नहीं आती सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट जो है ऐसा लगता है बस यूपीएससी का सिलेबस है मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं पढ़ना, मजे लेके पढ़ना है। कि यूपीएससी का सिलेबस ना भी हो, लेकिन ये मेरे को एक ज्ञानी आदमी बना रहा है, मेरे को एक समझदार आदमी बना रहा है, ये हमारी होना चाहिए क्राइटेरिया पढ़ने का। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, अटेंशन टू डिटेल, फील ऑफ द सब्जेक्ट, वन टाइम, ऐसे आती है। और इसमें टारगेट सेटिंग काफी अच्छी हो जाती है, कि अगर आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हो ना, तो आप टारगेट नहीं कर पाते कि कब तक कंप्लीट करूंगा, ये 2 महीने में कंप्लीट करूंगा, 3 महीने में करूंगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो है एक सब्जेक्ट एक ही टाइम पे लें और उसको फिनिश करें। अब ये भली हो सकता है कि आप जो है एक सब्जेक्ट से इतने पक जाएं कि अब नहीं पढ़ा जा रहा, तो उस टाइम पे आप जो है आधा सब्जेक्ट कंप्लीट करके दूसरे सब्जेक्ट पे जंप मार सकते हैं। बट प्लीज डू वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। मान लो आपने 15 डेज पॉलिटी पढ़ी, तो आप 15 डेज ऑफ हिस्ट्री जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि दो एक हफ्ते पॉलिटी पढ़ी फिर एक हफ्ते हिस्ट्री पढ़ ली, ऐसा नहीं करना। 15 दिन का होना चाहिए भाई, 15 दिन से पहले सब्जेक्ट चेंज नहीं करनी है आपको, 15 डेज से पहले सब्जेक्ट चेंज नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ठीक है, और फिर हमारे
अगर हमने कम टाइम लिया एक सब्जेक्ट में, जैसे 15 दिन लिया, तो फिर पीवाईक्यू वगैरह भी कंप्लीट नहीं होते हमारे, जो है ये जो क्वेश्चंस है ये भी कंप्लीट नहीं होते। तो ये सारा चेकलिस्ट हमें कंप्लीट करने के लिए 1 महीना तो एक सब्जेक्ट में चाहिए ही चाहिए। अब आपका ये है कि मोनोटोनी आ जाती है, टाइम नहीं लगता, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट बोर हो गए हैं पढ़ पढ़ के, तो भाई होते रहो बोर, ठीक है, माइंड को समझाओ कैसे भी करो भाई, देना है तो देना है एफर्ट, ठीक है। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। कुछ नहीं होती मोनोटोनी, बोरियत, जो आदमी बोर हो रहा है ना पढ़ने में, भाई उसका एग्जाम वैसे भी नहीं निकलेगा, लिख के लगा लो, ठीक है। बोर नहीं होना है, आप बोर हो रहे हो तो भाई और एफर्ट दो, ज्यादा एफर्ट दो, जान खा जाओ अपनी, खुद के दुश्मन बन जाओ, लेकिन इसको करो, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया बुक लिस्ट, करंट अफेयर कैसे करने हैं, कौन से सोर्सेज से करने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्री मेंस करंट अफेयर की ये भी बता दिया, टाइम टेबल आपको बता दिया, नोट मेकिंग करनी है या नहीं करनी है और कैसे करनी है वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, उसमें मैंने प्रीलिम्स टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है ये बताया गया है, और जो नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, एरर नोट्स, वो भी मैंने बताया है, ठीक है। तो अब इसके बाद में स्केड्यूल जो है कि कब मैं क्लास लूंगा, कैसे लूंगा, तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी की क्लासेस लूंगा 2025 के लिए, एनसीईआरटी 1 to 1 हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये है ना, जुलाई से आएंगे हम स्टैंडर्ड बुक्स पे, फिर एक एक करके हम, जैसे मेरा टाइम टेबल है वैसे स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड बुक्स आप जो भी पढ़ रहे हो उस बुक को पढ़ो, साथ में मेरी क्लास देखो, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सारे सोर्स फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। मैं मेंटरशिप पेड दूंगा, लेकिन वो पर्सनलाइज रहेगी, वो बाद में रहेगा, ठीक है। तो किसी को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, पर्सनल डाउट क्लियरेंस चाहिए, पर्सनल उसको बात करनी है हमेशा के लिए, मतलब पूरे साल के लिए, तो वो प्रोग्राम में बाद में लॉन्च करूंगा, ठीक है। लेकिन फ्री कोचिंग तो अवेलेबल है ही है। तो इसके साथ ही धन्यवाद देखने के लिए, और अपनी तैयारी पे लग जाओ। अभी आप जून के एंड तक अपनी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू कंप्लीट करो, और मैंने सोर्सेज आपको सारे बता दिए। एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में।